नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। अब मेरे साथ बस 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें हम देखते हैं। आतंकी संगठन अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन को मार गिराया गया है। इस बात की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर की है। ट्रंप ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हमजा को अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ढेर कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दूसरी बार खासतौर पर हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ का स्ट्रेस फंड बनाने का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 15वें वित्त आयोग के विषय और शर्तों में बदलाव के तरीके को एक पक्षीय बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दरअसल केंद्र ने 15वें वित्त आयोग को कहा है कि राज्यों के बीच राशि के बंटवारे का आधार 1971 की बजाय 2011 की जनसंख्या को बनाए। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों में शामिल कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार समन के बाद भी सीबीआई ऑफिस में पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी ने उन्हें करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को समन भेजा था। और खबर की शुरुआत करते हैं विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ युवकों ने गाड़ियों पर जमकर हुड़दंग मचाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि चलती कार में कुछ युवक कार की छत पर बैठे थे, कुछ युवक कार की खिड़कियां खोलकर खड़े थे तो कुछ कार के बोनट पर बैठकर शोर मचा रहे थे। इस कार के आगे 2 और कारें थी। इन कारों की छत पर भी कई सारे युवक हंगामा कर रहे थे। अब जरा इस कार पर चढ़े लड़कों की गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहने को तो ये कार 5 सीटर है, लेकिन इस कार पर 9 लोग सवार हैं। कोई छत पर तो कोई बोनट पर तो कोई खिड़कियों पर टंगा है। पुलिस से बेखौफ ये सभी लोग अपनी धुन में मस्त थे और कार का तेज हॉर्न बजाते हुए हल्ला मचा रहे थे। कुल 7 कारों में सवार ये लोग देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनके इस हुड़दंग के कारण कई जगह ट्रैफिक की समस्या बनी। गाड़ी की दोनों टर्न लाइट जलाकर ये लोग सड़क पर दूसरी गाड़ियों को मनमाने तरीके से रोककर अपनी गाड़ियों को सड़क के बीचों बीच टर्न कर रहे थे, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि एक डीटीसी बस को ब्रेक भी लगाने पड़े। इस दौरान जब रेड लाइट पर ये कारें रुकी तो ट्रैफिक के बीच कार पर सवार एक युवक की नजर दूसरे कार में बैठे लोगों पर गई तो वो युवक उसे देखकर हाथ हिलाने लगा, मानो जैसे कोई जंग जीत कर आया हो, और फिर कार की छत पर खड़ा होकर हल्ला मचाने लगा और हाथ हिलाकर डांस करने लगा। दूसरा युवक कार के बोनट पर चढ़कर हंगामा कर रहा था, जबकि कार चलाने वाला युवक खिड़की से बाहर निकलकर शोर मचाने लगा। रात में सड़क पर चलते ट्रैफिक के बीच ये लोग कई घंटों तक ऐसे ही उत्पात मचाते रहे। खास बात यह है कि ये पूरी घटना दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास हुई है, जबकि दिल्ली में छात्र संघ की काउंटिंग के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि दिल्ली में लोगों को कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में टोल प्लाजा पर फिर गुंडागर्दी देखी गई। वहां मुफ्त में टोल प्लाजा पार करने को लेकर कार सवार कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड के साथ भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें देखा गया कि एक लड़का गार्ड से बहस करने में जुटा है। इसी बीच दूसरा लड़का कार का दरवाजा खोलकर गुस्से में बाहर निकलता है, लेकिन जब तक वो गार्ड के पास पहुंचता उससे पहले ही गार्ड से बहस करने वाला लड़का उसे धक्का देकर पीछे धकेल देता है। इसके बाद टोपी पहने लड़का गार्ड का कॉलर पकड़कर मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन जब इतने पर भी उसका जी नहीं भरा तो वो पास ही पड़े लोहे के ड्रम को उठाता है और गार्ड के सिर पर पटक देता है, जिससे गार्ड मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया। देखिए कितनी जोर से इस लड़के ने ड्रम को गार्ड पर मारा और वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद टोल प्लाजा पर गार्ड के साथी और दूसरे लोग पहुंचे, लेकिन किसी ने भी लड़कों से उलझना मुनासिब नहीं समझा। इस दौरान दोनों लड़के रौब दिखाने से बाज नहीं आए और वहीं खड़े होकर टोल कर्मियों को धमकाते दिखाई दी। हालांकि बाद में उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उनके 2 साथी कार समेत भागने में कामयाब रहे, क्योंकि जब ये दोनों लड़के गार्ड को पीट रहे थे तभी मौके का फायदा उठाकर इनके दोनों साथी वहां से फरार हो गए। इस घटना पर सवाल ये है कि जरा से पैसों के लिए टोल प्लाजा पर ऐसी मारपीट क्यों? हिंदी दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान से एक देश एक भाषा की चर्चा फिर से गर्म हो गई है। अमित शाह ने दुनिया में भारत की पहचान बनाने के लिए भाषा के तौर पर हिंदी की वकालत की। ऐसी मारपीट क्यों? हिंदी दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान से एक देश एक भाषा की चर्चा फिर से गर्म हो गई है। अमित शाह ने दुनिया में भारत की पहचान बनाने के लिए भाषा के तौर पर हिंदी की वकालत की तो गैर हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
हालांकि दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस पर बोलते हुए गृहमंत्री ने देश की सभी भाषाओं के विकास और सम्मान की बात कही, लेकिन दुनिया में पहचान दिलाने के लिए देश की एक भाषा की वकालत करते हुए उन्होंने हिंदी पर जोर दिया। परंतु जरूरत है कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले और देश की एक भाषा हो, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। लेकिन हिंदी पर गृहमंत्री के बयान से गैर हिंदी राज्यों में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके तीखा बयान दिया। उन्होंने लिखा कि हिंदी हर भारतीय की मातृभाषा नहीं है। क्या आप इस देश की कई मातृभाषाएं होने की विविधता और खूबसूरती की प्रशंसा करने की कोशिश करेंगे? अनुच्छेद 29 हर भारतीय को अपनी अलग भाषा और कल्चर का अधिकार देता है। भारत हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व से भी बड़ा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ट्वीट आया। उन्होंने हिंदी दिवस की बधाई तो दी, लेकिन लिखा कि हमें सभी भाषाओं और संस्कृतियों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कई भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि इसके बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया तमिलनाडु से आई। डीएम के अध्यक्ष स्टालिन अमित शाह के बयान से भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम लगातार हिंदी को थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी से हमें आघात पहुंचा है। ये देश की एकता को प्रभावित करेगा। हम मांग करते हैं कि वो बयान वापस लें। हालांकि इससे पहले गृहमंत्री ने उत्तर प्रदेश के राज्यों में हिंदी के बढ़ते प्रयोग का जिक्र करने पर खुशी जाहिर की और देश भर में सर्वमान्य भाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार किए जाने का पक्ष लिया। हम हमारी भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को बल दे और एक भारतीय भाषा ऐसी बनाए जो कम से कम पूरा देश जानता हो। लेकिन एक बार फिर हिंदी के मुद्दे पर सियासी बहस शुरू हो गई। हालांकि अपने भाषण में गृहमंत्री ने गैर हिंदी राज्यों में भी हिंदी के बढ़ते प्रयोग पर खुशी जाहिर की और सभी भाषाओं के साथ देश की सभी बोलियों के विकास पर जोर दिया। लेकिन हिंदी दिवस पर हिंदी के खिलाफ सियासी प्रदर्शन भी शुरू हो गया और कर्नाटक के कलबुर्गी में कर्नाटक नवनिर्माण सेना नाम के संगठन ने सड़क पर उतरकर हिंदी का विरोध किया। कमिश्नर दफ्तर के सामने कार्यकर्ताओं ने हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि दिल्ली में गृहमंत्री ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि हिंदी के साथ देश की सभी भाषाओं की अहमियत बरकरार रहेगी। आज तक हिंदी सह अस्तित्व में ही बढ़ी है, आगे भी हिंदी सह अस्तित्व में ही बढ़ेगी। देश की सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हम हिंदी को सर्वप्रथम सर्वस्वीकृत भाषा बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष ने हिंदी को देश की एक भाषा बनाने वाले बयान पर आपत्ति जताई। न सिर्फ गैर हिंदी राज्य के नेता बल्कि कांग्रेस ने भी ऐसी कोशिश कर सरकार को आगाह कर दिया। अभी तक भाषा को लेकर हमारे देश में किसी ने कोई दरार तो नहीं देखी है, लेकिन अगर आप और भाषाओं को कुचल के और सिर्फ एक ही भाषा लागू करना चाहेंगे तो संभव है कि लोगों को इस बात पर ये बात लोगों को स्वीकार न हो और तब डराने पड़ने लगे। इसके उलट अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हिंदी का चलन बढ़ने लगा है और यहाँ तक कि गृह मंत्रालय के अफसर भी अब हिंदी में काम कर रहे हैं। मेरे आने के बाद 10 दिन तक एक भी फाइल हिंदी में नोटिंग करने वाली नहीं आई और आज कम से कम 60% फाइलें हिंदी में नोट बनाई। हिंदी पर अमित शाह के दिए बयान से खासकर दक्षिण राज्यों में सियासी पारा चढ़ गया, लेकिन जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टियों ने अमित शाह का खुलकर साथ दिया। भारतीय भाषाओं में, उनके उत्थान में और हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने में कोई अंतर्विरोध नहीं है। हम हिंदी को थोपना नहीं चाहते, लेकिन उसकी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते। गृहमंत्री के मुताबिक देश को एकता की डोर में बांधने का काम सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी ही कर सकती है, लेकिन उनके हिंदी पर दिए गए बयान के बाद हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच होने वाली बहस का तेज होना तय है। भारत के चंद्रयान 2 मिशन के तहत चंद्रमा पर गए विक्रम लैंडर का पता लगाने में अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी मदद कर रही है। जानकारी के मुताबिक नासा का ऑर्बिटर 17 सितंबर यानी मंगलवार को चंद्रमा की सतह पर उस जगह के ऊपर से उड़ान भरेगा जहां विक्रम ने लैंडिंग की है। माना जा रहा है कि नासा का ऑर्बिटर लैंडिंग साइट की तस्वीरें भी भेज सकता है। इससे चांद की सतह पर मौजूद विक्रम लैंडर से संपर्क साधने में कामयाबी मिल सकती है। नासा की नीति के मुताबिक उसके ऑर्बिटर का डेटा सार्वजनिक तौर पर मुहैया कराया जाता है। इससे पहले इसरो भी विक्रम लैंडर के बारे में पता लगा चुका है, लेकिन उससे संपर्क अब तक नहीं हो पाया है। विक्रम लैंडर ने 6 सितंबर की रात को चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की थी।
जिसके कारण उसके कुछ हिस्से पर असर पड़ा और उससे संपर्क टूट गया। ओडिशा में एक ट्रक मालिक का 6,53,000 रुपए का चालान काटा गया। ओडिशा में चालान के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ट्रैफिक पुलिस ने संबलपुर में नागालैंड के ट्रक मालिक का 6,53,000 रुपए का चालान काटा। पंजाब के खन्ना के समराला इलाके में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। वहीं जहरीले धुएं से आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कॉटन ग्रीन रेलवे स्टेशन के स्काईवॉक पर भीषण आग लग गई। आग पर समय रहते रेलवे पुलिस ने स्थानीय फायर ब्रिगेड स्टेशन से संपर्क किया और आग पर काबू पा लिया गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हादसे का शिकार हुई एक कार में सवार 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। कार तिरुपति से बेंगलुरु जा रही थी, तभी उसमें आग लग गई थी। हरियाणा के गुरुग्राम में बिना मंजूरी के निजी फार्म हाउस में चल रही पार्टी पर एक्साइज विभाग ने रेड डाली, जिसके बाद पुलिस ने फार्म मालिक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेन के दक्षिण पूर्व में कई शहरों में आई बाढ़ की वजह से कई लोग अपने मकान में फंस गए, जिन्हें सेना ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित विपक्षी लड़ाकों ने कार में धमाका कर उसे उड़ा दिया, जिसमें घायल हुए कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इंग्लैंड की मार्केट में घूमते हुए कैमरे में कैद हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि 31 अक्टूबर तक ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। नेपाल में इंद्र यात्रा त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए बसंतपुर दरबार चौक पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। बारिश के लिए धन्यवाद दिया और अगले साल अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना कर इंद्र छाता उठाया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में नागिन डांस के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक गणेश पंडाल में एक आदमी के साथ डांस कर रहा था, जिसने महिला का रूप रखा हुआ था। जैसे ही मूर्ति विसर्जन के बाद गणेश पंडाल में नागिन धुन पर गाना बजा, कटिया गांव का युवक गुरुचरण एक शख्स के साथ डांस करने लगा। नागिन डांस के दौरान एक युवक बीच में आ गया। गुरुचरण ने उस शख्स को बाहर जाने का इशारा किया और फिर नागिन धुन पर नाचने लगा। जैसे जैसे धुन बढ़ती गई, युवक पूरे जोश में आने लगा। इस दौरान वहां खड़े एक बुजुर्ग ने गुरुचरण को बीन बजाने की एक्टिंग करने को कहा और गुरुचरण के गले में सफेद गमछा डाल दिया। गुरुचरण पूरे जोश में डांस करने लगा। इस बीच डांस करते हुए गुरुचरण का उत्साह और बढ़ता चला गया और उसने जमीन पर सिर के बल गुलाटी मार दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी गुरुचरण का जमकर उत्साह बढ़ाया। नागिन डांस करने में मस्त गुरुचरण और उत्तेजित हो गया और उसने कंधे पर रखे गमछे को साथ में डांस कर रहे व्यक्ति पर फेंक दिया और फिर खड़ा होकर नागिन डांस करने लगा। इस बीच गुरुचरण दोबारा उछलकर जमीन पर सिर के बल कूदा और जमीन पर ही पड़ा रह गया। इस बीच वहां मौजूद लोग उसका उत्साह बढ़ाते रहे, लेकिन कुछ देर तक गुरुचरण के न उठने पर लोग सन्न रह गए। वहां मौजूद एक बुजुर्ग शख्स ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा ही नहीं। आनन फानन में लोगों ने गुरुचरण को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुचरण ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि गुरुचरण के सिर पर पहले से ही गंभीर चोट के कारण ऑपरेशन हुआ था। हालांकि इस मामले में परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। कर्नाटक के शिवमोगा में जयनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट बॉक्स के अंदर एक सांप मिला है, जिसके बाद थाने में हंगामा मच गया। इस बीच पुलिस ने फौरन सांप पकड़ने वाले को बुलाया, लेकिन तब तक सांप गेट के नीचे वाले बॉक्स में जाकर छिप गया था। सांप पकड़ने वाले ने सांप को वहां से बाहर निकाला। बाहर आते ही सांप बचने के लिए भागने लगा, तभी सांप पकड़ने वाले ने सांप की पूंछ पकड़ ली और उसे अपने हाथ में लपेट लिया। इस दौरान थाने में मौजूद पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 1 साल में मिले उपहारों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। पीएम ने ट्वीट कर बताया है कि ई नीलामी से मिले पैसों का इस्तेमाल नमामि गंगे परियोजना में किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई बिक्री का एक कार्यक्रम के दौरान लैपटॉप के जरिए उद्घाटन किया, जिसके बाद अब पीएम को मिले शॉल, पगड़ियां, जैकेट, तलवारों समेत 2700 से अधिक स्मृति चिन्हों को लोग 3 अक्टूबर तक www.pmmementos.gov.in पर खरीद सकते हैं।
यानी अब आप घर बैठे मोदी को मिली कीमती चीजें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री को मिले करीब 1800 उपहारों की नीलामी जनवरी में की गई थी, जो एक पखवाड़े तक चली थी। लेकिन इस बार नीलामी से मिले पैसों को केंद्र सरकार की गंगा सफाई की योजना नमामि गंगे के लिए दिया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने पीएम मोदी को मिले उपहारों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और बताया कि इस बार पीएम मोदी को मिले उपहारों की सबसे कम कीमत 200 रुपए और अधिकतम कीमत 2.5 लाख रुपए तय की गई है। मुझे पसंद आई बैलगाड़ी, विदेशी आदमी, तो हमने कहा कि इसको लेना है, तो गणनाई जी लोगों ने कहा कि कीमत इसकी क्या है, मुझे नहीं पता था। जब वो उसका खुला तो 1000 रुपये उसकी कम से कम कीमत थी, तो मैंने बिट पहले 2100 लगाई है। मैं 3 तारीख तक इंतजार करूंगा कि मेरे पास ही रहे बैलगाड़ी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले गिफ्टों की ऑनलाइन खरीद भी शुरू हो गई है। देश के कई शहरों में लोग अपने मोबाइल पर मोदी को दिए गए उपहारों को ऑनलाइन खरीदते हुए नजर आए। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का 2015 में एक सूट नीलाम हुआ था, जो 4 करोड़ 31 लाख रुपए में बिका था। सूरत के हीरा कारोबारी लालजी पटेल ने मोदी के सूट को अपने नाम किया था। तब भी नीलामी के दौरान पीएम मोदी की 450 से ज्यादा चीजें नीलामी के लिए रखी गई। एक भारतीय ध्वज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जिस फ्रेम में मड़ी है, उसकी बेसिक कीमत 2.5 लाख रुपए है। इसकी सबसे ज्यादा कीमत 3 लाख रुपए तय की गई है। नारंगी रंग के सूती अंगवस्त्र की बेसिक कीमत 500 रुपए है, जिसकी अधिकतम कीमत 3200 रुपए रखी गई है। 5 घोड़ों वाले रथ को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 16,500 रुपए देने होंगे। महात्मा गांधी की सिल्वर की प्रतिमा की कीमत 6,000 रुपए है। नरेंद्र मोदी को कई तरह की तलवारें भी भेंट की गई हैं, जिनमें से तलवार अगर आप लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपए में एक तलवार को आप अपना बना सकते हैं। तलवार स्टील ब्लेड कांसे की बनी हुई है, जिसमें पुष्प और पशु की सुंदर नक्काशी की गई है। तलवार के साथ एक सुंदर कवर भी है, जिस पर पीतल की परतें चढ़ाई गई है। कलराज मिश्र से मोदी को मिली लकड़ी पर लेटे हुए भगवान बुद्ध की धातु की मूर्ति की कीमत 5,000 रुपए है। सुशील कुमार सिंह से प्राप्त राधा और कृष्ण की मूर्ति की शुरुआती कीमत 8,000 रुपए है। दुर्गा मां की मूर्ति को लेने के लिए 15,000 रुपए देने हैं। पीएम मोदी को कई तरह की शॉल भी भेंट की गई है, जिसमें रंग बिरंगी शॉल की कीमत 20,000 रुपए तय की गई है। दिल्ली में हिंदू सेना ने बाबर रोड के बोर्ड पर कालिख पोत दी। बार बार बाबर रोड का नाम बदले जाने की मांग करने वाली हिंदू सेना ने दिल्ली के बंगाली मार्केट में बाबर रोड पर लगे बोर्ड पर कालिख पोत दिया। हालांकि बाद में इसे साफ कर दिया गया। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस एक्ट का विरोध नहीं करेगी, लेकिन इस एक्ट का गलत तरीके से प्रयोग किए जाने पर विरोध किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुलायम परिवार को बड़ा झटका दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने मुलायम परिवार से लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग खाली करवा ली। मध्य प्रदेश सरकार के मिल्क पार्लर को लेकर शुरू हुए विवाद के चलते दूध के साथ चिकन और अंडे बेचे जाने पर बीजेपी ने विरोध जाहिर किया और कहा कि यह हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ है। दिल्ली में नए ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाते हुए डूसू चुनाव में जीत के बाद छात्र खुलेआम सड़क पर स्टंट करते हुए दिखाई दिए और छात्रों के इस हुड़दंग से दिल्ली पुलिस बेफिक्र दिखी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने राजेंद्र अस्पताल जाकर साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। रूस के लैंड ऑफ लेपर्ड पार्क में भालू और साइबेरियन टाइगर की मछली का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जंगल के बीच पड़ी कार के हिस्से से खेलते हुए दोनों नजर आए। स्पेन के दक्षिण पूर्व में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 3500 लोग बेघर हो गए हैं। वहीं कई शहर और गांव डूब चुके हैं। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में अपने 9 साल पूरे कर लिए और इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट लिखकर कहा कि पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया। ये तारीख उन्हें कल की ही बात लगती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के 70 किलो डेडलिफ्ट्स के 10 सेट पूरे करने और इसके साथ ही 50 बार 2 फुट बॉक्स जंप करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब तक अपने सैनिकों की मौत की खबरों से मुकरने वाला पाकिस्तान पीओके के हाजीपुर सेक्टर में सफेद झंडा दिखाकर अपने सैनिकों के शव ले जाता हुआ दिखाई दिया। दरअसल एलओसी पर भारत की सेना और रिहायशी इलाकों पर लगातार गोलीबारी कर रहे पाकिस्तान के 2 सैनिक भारतीय जवानों ने ढेर कर दिए थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने कई बार गोलीबारी कर अपने सैनिक के शव को ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके हर एक प्रयास को सेना ने विफल। जवानों ने ढेर कर दिए थे।
जिसके बाद पाकिस्तान ने कई बार गोलीबारी कर अपने सैनिक के शव को ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके हर एक प्रयास को सेना ने विफल कर दिया। इसके बाद मजबूरन पाकिस्तान को सफेद झंडा दिखाना पड़ा। बताया गया कि जम्मू कश्मीर के हाजीपुर सेक्टर का यह वीडियो 13 सितंबर का है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक सफेद झंडा उठाकर रस्सियों के सहारे अपने सैनिकों के शव ले जा रहे हैं। देखिए कैसे पहले एक सैनिक सफेद झंडा लेकर आया और उसके बाद उसके दो साथी दो झाड़ी के पीछे से अपने साथी के शव को निकाल कर ले जाते दिखे। इसके बाद इन दोनों ने एक और शव को उठाया और घसीटते हुए ले गए। इस दौरान भारतीय सेना ने भी सफेद झंडा दिखाए जाने के बाद उन्हें ऐसा करने दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सैनिक उन जवानों के शवों को उठाने के लिए सफेद झंडा लेकर सामने आते हैं और फिर अपने साथी जवान को घसीटते हुए, उठाकर भी नहीं घसीटते हुए वहां से अपनी चौकी की तरफ ले जाते हैं, जबकि भारतीय सेना सफेद झंडे का पूरा ऑनर करते हुए उस मरे हुए जवान को, शव को उठाने की लिए फायरिंग को रोकती है। सेना की भाषा में कहें तो सफेद झंडा या तो आत्मसमर्पण या फिर युद्ध विराम का संकेत माना जाता है। यानी इस वीडियो सबूत के बाद अब पाकिस्तान के लिए अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर से मुकरना काफी मुश्किल होगा। पाकिस्तान पहले अपने घर को सुरक्षित करे। उसका घर में, उसके अपने घर में आग लगा हुआ है। बलूचिस्तान में, बल्तिस्तान में, पख्तूनख्वास्तान में, गिलगिट में, पीओके में, तो पहले अपना घर तो सुधारे। इससे पहले केरन सेक्टर में पाकिस्तान के 5 से 7 सैनिक और आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनके शव वापस नहीं लिए। ऐसा माना जा रहा है कि मारे गए सैनिक पंजाब से नहीं थे। मारे गए सैनिक या तो कश्मीर के थे या फिर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। पाकिस्तान की सेना में पंजाबी मुस्लिमों का दबदबा है और वो अन्य सैनिकों को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन इतनी फजीहत के बाद भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं, क्योंकि एक तरफ वो सैनिकों के शव उठा रहा है तो दूसरी ओर एलओसी पर रिहायशी इलाकों में फायरिंग करने में जुटा है, जिसके बाद वहां के गांव वाले दहशत में हैं। पाकिस्तान ने मेंढर सेक्टर में मोर्टार दागे जो छात्रों के स्कूलों और कॉलेजों में गिरे। हमारी बैक से काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। फिलहाल हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको डिफेंड कर रही है और अच्छे से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी नुकसान हो रहा है। 100 मीटर के फासले पे जो बसूनी इलाका है उसमें जो गोलाबारी हो रही है, तो यहाँ तक जो है लोगों में खौफ है। हम भी वहाँ ऊपर थे, वहाँ से भाग के यहाँ पे आए कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे गोला आ जाए। यही नहीं, पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास कई गाँव में भारी गोलाबारी की, जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई जानवरों की भी मौत हो गई। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने रामपुर जाकर आजम खान का समर्थन किया और उन पर दर्ज किए गए मुकदमों का विरोध करते हुए सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर जमीन कब्जाने के साथ कुल 80 मामले दर्ज किए गए, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर रामपुर प्रशासन पर हमला बोला। लेकिन हम तो यही रहने वाले हैं, यही रहने वाले हैं। काम कर रहे हैं और इसी के साथ जाएंगे। उनका नाम शक्ति का नहीं लिखा होगा, उनका नाम इतिहास में दर्ज होगा। अखिलेश यादव रामपुर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। आजम खान के ही हमसफर रिजॉर्ट में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान सरकार पर प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। ये सरकार बनाना सिखा रहे हैं रामपुर वालों, ये सरकार बनाना सिखा रहे हैं लोगों को। आप बिल्कुल न घबराओ, बिल्कुल निराश मत होइए। क्या दिन रात नहीं देखते आप? हर दिन नहीं देखते क्या कि सुबह से सूरज निकलता है और शाम को ढल जाता है। बाद में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां रामपुर प्रशासन पर ज्यादती करने का आरोप लगाते हुए ये मुद्दा राज्यपाल तक ले जाने का दावा किया। रामपुर दौरे में अखिलेश ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की और आजम खान के घर भी गए। इससे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने खुलकर आजम खान का पक्ष लिया। ये यूनिवर्सिटी बना करके इस प्रदेश और देश के लोगों का भाग्य बदलने का काम किया, इसलिए सरकार है। मुलायम सिंह यादव की तर्ज पर अखिलेश यादव ने भी आजम खान को लेकर आंदोलन करने का दावा किया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है, लेकिन आसमान से बरस रही इस आफत से अभी निजात मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 17 सितंबर तक रेड अलर्ट यानी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा मौसम विभाग ने 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट यानी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में देवास, सीहोर, इंदौर, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, गुना, शिवपुरी, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं। अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से मची तबाही में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसको वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से फलनगना नदी में आए उफान के कारण पानी पुल पर आ गया। ऐसे में एक युवक बाइक लेकर पुल से गुजरने की कोशिश करने लगा, लेकिन चूंकि बहाव बहुत तेज था तो इस वजह से बाइक पर से उसने अपना नियंत्रण खोया और बाइक समेत सीधा नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि बहाव तेज होने के कारण वो शख्स ऊपर नहीं आ पा रहा था। आखिर में काफी देर की मशक्कत के बाद लोगों ने इस युवक को ऊपर खींच लिया और इस तरीके से लोगों ने उसकी जान बचा ली। इमरान खान ने इस्लाम का वास्ता देकर युवाओं को कश्मीर में घुसपैठ के लिए उकसाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिन्ना के रास्ते पर चलते हुए पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली कर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और इस्लाम का वास्ता देकर खुलेआम पीओके के युवाओं को घुसपैठ के लिए उकसाया। उदयन राजे भोसले ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली। भोसले ने शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। हिंदी दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारतवासियों को बधाई दी और लिखा कि भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के दौरे पर कामतानाथ मंदिर के दर्शन किए, साथ ही कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के साथ लक्ष्मण पहाड़ी के लिए रोपवे का उद्घाटन और बच्चों को स्कूल बैग भी बांटे। मध्य प्रदेश के रायसेन में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं और गांव में 4 फीट पानी भरने की वजह से ग्रामीण घर में कैद रहने को मजबूर हैं। यूपी के गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में कुछ युवकों का एक एक्सयूवी गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और वीडियो को पिछले महीने अगस्त का बताया। 24 अगस्त को थाना सिहानी गेट एरिया में 2 गाड़ियां टकरा गई थी, जिसको लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। द्वारा कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज किए गए एक दूसरे के प्रति। पीटलैंड में लगी आग की वजह से पूरे इंडोनेशिया में धुएं से धुंध छाया हुआ है और विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसको देखते हुए एहतियातन सुमात्रा एयरपोर्ट पर से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज को रद्द कर दिया गया। रूस के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जैसे ही पंजाबी भांगड़ा बजा, हर कोई उस पर थिरकता नजर आया। भारतीय अधिकारियों के साथ साथ चीन और रूस के अधिकारी भी भांगड़े पर मस्ती करते नजर आए। टीवी एक्टर करण मेहरा ने अपनी पत्नी निशा रावल के साथ हाल ही में फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म थलाईवी की शूटिंग में बिजी हैं। ऐसे में वो टाइम निकालकर गुजरात स्थित द्वारकाधीश मंदिर पहुंची और भगवान कृष्ण के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने आज से सेवा सप्ताह की शुरुआत की है। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनिल जैन भी मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित हर लम्हे को प्रदर्शित किया गया है। पीएम मोदी के बचपन से लेकर युवावस्था, फिर युवावस्था में संन्यास तक की प्रदर्शनी की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के हिमालय जाने और वहां से आकर राजनीति से जुड़ने का जिक्र भी है। साथ ही इस प्रदर्शनी में मोदी सरकार के बड़े बड़े फैसले जैसे जीएसटी लागू करना, धारा 370 के प्रावधान को खत्म करना और 3 तलाक पर कानून बनाना जैसे फैसले भी शामिल किए गए। इस तरह की जो प्रदर्शनी लगाई गई है बीजेपी मुख्यालय में, इसके पीछे क्या हो? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जीवन गरीबों के प्रति समर्पित और देश के प्रति समर्पित है। शुरू से वह गरीबों की चिंता करना, राष्ट्र के बारे में चिंता करना, यही उनके मन में रहता है और करते भी हैं।
इस प्रदर्शन के माध्यम से लोग अधिक से अधिक प्रधानमंत्री जी के बारे में जाने, उनके विजन को जाने, उनके कार्य को जाने। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर बच्चे, हर युवा के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, ऐसे ठोस काम किए हैं देश हित में, जो कि हर बच्चे को, हर युवा को करना चाहिए। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए दूसरी बार कई बड़े ऐलान किए, जिसमें फोकस हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर पर रहा। वित्त मंत्री ने पैसों के अभाव में अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की। ऐसे मदद की रियल एस्टेट लंबे वक्त से मांग कर रहा था। सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी इस तरह के प्रोजेक्ट में रकम लगाएंगे। केंद्र सरकार के इस कदम से देश भर के होम बायर्स को राहत मिलेगी। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दिल्ली NCR की लटकी परियोजनाओं पर पड़ेगा। हालांकि इसका फायदा उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मिल सकता है जो न तो NPA हैं और न ही उनका मामला NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। वहां करीब 2,10,000 यूनिट अटकी हुई है और लाखों लोग अपने घरों के इंतजार में। मध्य प्रदेश सरकार ने एक ही आउटलेट पर गाय का दूध और कड़कनाथ मुर्गे का चिकन बेचने की योजना शुरू की। सरकार का दावा है कि उसके पार्लर से मिलने वाला चिकन और गाय के दूध में शुद्धता की पूरी गारंटी है, लेकिन बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी का दावा है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। बीजेपी की नाराजगी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस तरह की दुकानों से है, जिसमें दुकान तो एक है, लेकिन एक तरफ चिकन पार्लर लिखा है और दूसरी तरफ मिल्क पार्लर। चिकन पार्लर वाली दुकान पर लिखा है कि झाबुआ, बड़वानी आदि जिलों की आदिवासी महिलाओं द्वारा उत्पादित कड़कनाथ चिकन उपलब्ध है, जबकि मिल्क पार्लर वाली दुकान पर लिखा है गाय का शुद्ध एवं ताजा दूध। लिहाजा इस तरह एक ही आउटलेट पर गाय का दूध और मुर्गे का चिकन बेचना बीजेपी को रास नहीं आया और उसने इस तरह की दुकानों से धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा किया। जब मांस की दुकान पर गाय का दूध बिकेगा तो जैन समाज वाला कैसे खरीदेगा, वो सनातनी लोग कैसे खरीदेंगे? क्योंकि नवरात्रि के व्रत हैं तो कोई वहां से दूध का पैकेट क्यों खरीदेगा? अभी गणेश जी चल रहे हैं, ये अभी चल रहे हैं अपने जो है पितृपक्ष से चल रहे हैं, पितृपक्ष में लोग भोग लगाते हैं तो वो दूध उसकी दुकान से क्यों खरीदेगा? इसलिए गाय के दूध का पार्लर अलग खोलिए सेपरेट, और आपको ये खोलना है इसको अलग खोलिए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया और दावा किया कि कड़कनाथ चिकन पार्लर और मिल्क पार्लर के बीच में पार्टीशन किया गया है। इसमें एक तरफ कड़कनाथ का मांस तो दूसरे हिस्से में गाय का दूध बेचा जा रहा है। काउंटर खोलने से लोगों को शिकायत नहीं है, क्योंकि दोनों काउंटर अलग अलग हैं और जो भी सामान्य दिया जा रहा है वो पैक्ड है। किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब चीजें पैक रहती है और अलग अलग काउंटर से पैक की जाती है। किसी को परेशानी नहीं, लोगों को परेशानी होगी, मध्य प्रदेश की जनता को परेशानी होगी, तो अलग अलग इसकी दुकानें खुल दी है। दरअसल पशुपालन विभाग के पशुधन और कुक्कुट विकास निगम ने भोपाल में ऐसा पार्लर साथ खोलने का फैसला किया है, जिसके जरिए एक तरफ भोपाल के बुल मदर फार्म की गायों का दूध बेचकर उनकी मदद की जा रही है, वहीं कुक्कुट विकास निगम आदिवासियों को कड़कनाथ मुर्गे को खिलाने के लिए दाने उपलब्ध करा रहा है। लेकिन इस तरह की दुकानों पर भी सियासत हुई। हालांकि पड़ताल करने पर दुकान के अंदर सभी चीजें पैक्ड दिखी और अलग अलग रखी थी। इस बीच दुकानदार ने भी दोनों दुकानों के अलग अलग होने का दावा किया। भले ही दुकानदार कुछ भी दावा कर लें कि दोनों दुकानें अलग अलग हैं, लेकिन लगता नहीं कि चिकन और गाय के दूध की एक जगह बिक्री पर शुरू हुई ये सियासत जल्द थमेगी। मुजफ्फराबाद में इमरान खान की रैली के दौरान गो नियाजी गो के नारे लगाए गए। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली के दौरान गो नियाजी गो के नारे लगाए गए। साथ ही हिंदुस्तान के साथ रहेगा कश्मीर के भी नारे लगाए गए। वाराणसी के एक समाजसेवी अरविंद सिंह ने पीएम मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर उनके जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर को बाबा संकट मोचन को सोने का मुकुट अर्पण करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में रहने वाले ब्रजेश कुमार उपाध्याय को कृष्णा कल्याणपुर की उथली खदान से 29.46 कैरेट का हीरा मिला है, जिसकी कीमत 1 से 2 करोड़ के बीच बताई गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जंगल के रास्ते घर आ रहे 2 बुजुर्गों का हाथियों के झुंड से सामना हो गया। इस दौरान हाथियों ने बुजुर्गों को सूंड से पटककर मार डाला। मध्य प्रदेश के सागर के रहली गांव के रहने वाले 74 साल के श्यामलाल यादव के सिर पर बीते कई साल से सींग की तरह दिखने वाले एक हिस्से को डॉक्टर ने ऑपरेशन कर अलग किया।
यूपी के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश टुनटुन पटेल को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इंदौर की ओर जा रही यात्री बस तेज रफ्तार के चलते खड़े हुए ट्रक से जा टकराई, जिसमें करीब 5 यात्रियों को गंभीर चोट आई है और कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इंदौर की ओर जा रही यात्री बस तेज रफ्तार के चलते खड़े हुए ट्रक से जा टकराई, जिसमें करीब 5 यात्रियों को गंभीर चोट आई है और कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है। उत्तराखंड के रुड़की में एक स्कूल की छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई और धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में हो रही भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए बह नदी के पुल पर प्रशासन ने एहतियातन आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है और वैकल्पिक रास्ता ढूंढने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। इसकी शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात की। बच्चों के वार्ड में गृह मंत्री ने बेड पर लेटे एक बच्चे का हाल पूछा, डॉक्टर से उसकी बीमारी और इलाज के बारे में जानकारी ली, दूसरे बच्चे के पिता को फल दिए और इसी तरह वार्ड के दूसरे सभी मरीज के परिजनों को फल दिए। इस दौरान गृह मंत्री के साथ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विजय गोयल भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने मरीजों के परिजनों को फल दिए, उनसे बातचीत की और इलाज के बारे में जाना। गृहमंत्री के साथ गए दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने भी मरीजों से मुलाकात की, उन्हें फल दिए और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नरेंद्र भाई मोदी सारी दुनिया के हरमन प्यारे प्रधानमंत्री अब तो बन गए हैं इंडिया के, लेकिन पूरी दुनिया में उनको ऐसे ही माना जा रहा है जैसे महापुरुष। सारी जिंदगी उनकी सेवा में गुजरी है, अपनी कंट्री के लिए और अपनी राष्ट्र के लिए, जनता के लिए। तो देखो, उनका जन्मदिन ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। वहीं अस्पताल के दूसरे वार्ड में सांसद गौतम गंभीर ने मरीजों से मुलाकात की और उन्हें उपहार के तौर पर फल दिए। इसके बाद गृहमंत्री ने अस्पताल का हाल देखा, साफ सफाई का जायजा लिया और इसके बाद खुद हाथों में क्लीनर लेकर फर्श की सफाई भी की। अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं ने भी अस्पताल में सफाई की। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितम्बर को और हम इसमें सेवा सप्ताह की शुरुआत गृह मंत्री जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कर रहे हैं और ये सप्ताह भर चलेगा। देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको करेंगे। अस्पताल के बाहर भी गृह मंत्री ने मुआयना किया, वहाँ सफाई कर्मचारियों से मिले और बातचीत की और उनसे हाथ मिलाया। 5 साल से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह मनाती है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के भीतर का एक सप्ताह करोड़ों कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे झुग्गी झोपड़ियों में, अस्पताल में सफाई के कार्यक्रम कर कर, वृक्षारोपण कर कर, कई सारे प्रकल्पों को श्रमदान कर कर, ताकत देकर सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और इलाज के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा सांसद प्रवेश वर्मा भी वहां मौजूद रहे। इसी तरह लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सेवा सप्ताह की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता शपथ के साथ शुरू हुई। इसके बाद सभी लोगों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की दीवार और गेट की रंगाई शुरू की। सबसे खास बात ये रही कि ये रंगाई प्रतीकात्मक नहीं रही, बल्कि काफी समय तक डिप्टी सीएम, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव रंगाई करते रहे। इसी तरह नोएडा में शासकीय जिला चिकित्सालय में सेवा सप्ताह की शुरुआत हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने वहां अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और उन्हें फल बांटे। इस दौरान बड़ी तादाद में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जुटे। सेवा सप्ताह का एक बैनर भी बनाया गया। महेश शर्मा और दूसरे नेताओं ने अस्पताल का जायजा लिया और मरीजों का हाल जाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एलओसी पर भारतीय सेना ने स्कूली बच्चों को पाकिस्तानी फायरिंग से बचाते हुए स्कूल से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से एलओसी पर फायरिंग कर रहा है और आज सुबह पाकिस्तानी सेना ने स्कूल को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक स्कूल के अंदर करीब 20 बच्चे फंस गए। इसके बाद सेना ने 5 किलोमीटर के दायरे में सभी स्कूलों को बंद कर दिया और देर शाम कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सेना की ही गाड़ी में 20 बच्चों को पाकिस्तानी गोलीबारी से बचाते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो सेना के जवान हैं
वो बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लेकर आए। दरअसल पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और इस दौरान जो गोलीबारी की गई है उस गोलीबारी के चलते सबसे ज्यादा परेशानी हुई है बॉर्डर एरियाज में रहने वाले बच्चों को और वहां रहने वाले लोगों को। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें हुई क्योंकि बच्चे स्कूल तो चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई। लेकिन उसके बाद सेना की टीम वहां पहुंची और बच्चों को स्कूल से सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में रिहायशी इलाके में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ये अजगर शहर के कटरा रोड स्थित एंजल स्कूल के पास एक घर में मिला, जिसके बाद फौरन ही सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट और वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट ने सांप की पूंछ पकड़ी, जबकि दूसरा आदमी अजगर का मुंह पकड़ने की कोशिश में लगा रहा। कुछ देर बाद अजगर के मुंह को डंडे के सहारे पकड़ा गया। घंटों की मशक्कत के बाद इसे पकड़ा जा सका और उसे बोरे में भरकर जंगल में छोड़ दिया गया। इस अजगर की लंबाई 14 फीट थी, जबकि इसका वजन करीब 30 किलो था। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ की नकद निकासी पर लगने वाले 2% टीडीएस के विरोध में आढ़तियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है और अपना कारोबार बंद करते हुए मंडी समिति परिसर में धरने पर बैठ गए, जिसमें इनका साथ किसानों ने भी दिया। इन लोगों का कहना है कि धान की फसल आने वाली है और सरकार का इस तरह से टैक्स लगाना किसानों और आढ़तियों के साथ जुल्म से कम नहीं है। किसान यूनियन ने मांग की है कि यूपी सरकार पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तरह ही आढ़तियों के माध्यम से किसानों से फसल खरीदने की व्यवस्था करे। शनिवार को बेमियादी हड़ताल का तीसरा दिन था। कपिल देव हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति होंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और महान गेंदबाज कपिल देव हरियाणा के सोनीपत के राई में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर बनाए जाएंगे। खेल मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी बीमारी के बारे में सही जानकारी नहीं मिलने पर रिम्स प्रबंधक से अपने हेल्थ रिपोर्ट की कॉपी मांगी, जिससे उनको उनकी बीमारी की सही जानकारी मिल सके। श्री लालू प्रसाद यादव अगर लिखित रूप से भी चाहते हैं तो उनको केस सीट की कॉपी भी दी जा सकती है, उसका समरी बना के भी दिया जा सकता है और जो बुलेटिन या जो रिपोर्ट हम लोग सरकार को या कारागार विभाग को भेजते हैं उसकी भी कॉपी दी जा सकती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मरीज का अपना अधिकार है अपने बारे में जानने का। आखिरकार बिहार बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। पश्चिमी चंपारण से पार्टी के सांसद संजय जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान के आमेर से विधायक और प्रदेश प्रवक्ता सतीश पुनिया बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। पुनिया लगातार 4 बार पार्टी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। बिहार के हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस के चुनाव जीतने के बाद एक बार भी हाजीपुर नहीं आने से नाराज युवाओं ने हाजीपुर थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी नगर अध्यक्ष का चालान कटने पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपीयू को घेरा और जमकर प्रदर्शन किया। लोग डेंगू से पेशेंट परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 6 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण उफान पर आए नदी नालों की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जो अब लोगों के घरों में घुस रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश के बाद नदी में आए उफान को देखते हुए काली सिंध बांध के 18 गेट खोलकर 30 मीटर से करीब 3,71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारी बारिश के बाद चंबल नदी में तेज बहाव के आने के कारण रेल पुल का निर्माण कर रहे 5 मजदूर कंटेनर समेत बह गए, जिनको 15 किलोमीटर आगे जाकर राजस्थान की सीमा पर बचाया गया। यूपी के वाराणसी में बाबा काल भैरव की बारात निकली, जिसमें शामिल होने को देवगण और शिवगण सभी श्रद्धालु भी आए। बारात के दौरान शहनाई की गूंज भी सुनाई दी। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पिछले 7 दिनों से मंदसौर जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। जिले में अब तक 66 इंच बारिश हो चुकी है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं फौरन वापस।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। इसी साल अगस्त महीने में अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात का दावा किया था कि हमजा बिन लादेन मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमजा बिन लादेन एक अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियान में मारा गया था। वहीं व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि हमजा बिन लादेन आतंकवादी संगठन में तेजी से प्रमुख व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसे अमेरिकी सेना के ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया। I can't comment about that, but he was very threatening to our country. He was saying very bad things about our country. I will let you make your own comment about it. Share anything but I about don't it. comment. But I will say, Hamza bin Laden was very threatening to our country, and you can't do that. But as far as anything beyond that, I have no comment. और अब चलते चलते आज का गीत। आज बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतने वाले अभिनेता आयुष्मान खुराना का जन्मदिन।